अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर भी हमारे पास है वेक्टर इंटीग्रल्स के बारे में। इससे पहले हमने वेक्टर्स की डिफरेंशिएशन पढ़ी। अगर आपको याद हो, जब हमने वेक्टर को डिफरेंशिएशन देखी तो हमने कहा कि डेल ऑपरेटर था। डेल ऑपरेटर से हमने तीन बड़े कंसेप्ट पढ़े, जिसमें हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जिसमें कंसेप्ट आए थे। अब हमारे पास इंटीग्रेशन हम देखेंगे, वेक्टर्स को इंटीग्रल कैसे डील करते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास तीन तरह के इंटीग्रल होते हैं: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। इन तीनों के अहम पॉइंट्स जो हमें आगे इस्तेमाल होंगे हमारे पास दो मेजर थ्योरम्स के अंदर, तो उनको समझने, थ्योरम्स को समझने के लिए वेक्टर इंटीग्रल्स का समझना बहुत जरूरी है। तो जनाब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का के साथ जो रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी है, उसकी इंटीग्रेशन देखेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स जो स्पेस में है या प्लेन में है। यानी वेक्टर फील्ड या उस वेक्टर फील्ड के साथ रिलेटेड कोई चीज भी, उसका हमने इंटीग्रल देखना है बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक होगी बात। अब ये, अब चूंकि लाइन इंटीग्रल नाम से जाहिर है, तो कर्व होगी, हमारे पास एक पाथ होगा, वो बिटवीन टू पॉइंट C1 एंड C2। अब ये जो पाथ है, ये जो कर्व है, ये ओपन भी हो सकती है, ये क्लोज भी हो सकती है। अच्छा, ओपन और क्लोज से मुराद क्या लेनी है? क्लोज का मतलब होगा वापस हम उसी जगह पे आ जाएं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो पाथ वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो दैट कर्व इज क्लोज कर्व इज। अगर एक पॉइंट, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज ओपन कर्व कहलाएगी। ओके। अब जब हम ये लाइन इंटीग्रल देखेंगे, तो उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना जरूरी है। ये बहुत अहम शर्त है कि जब हमारे पास इंटीग्रल आए, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, बस ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब लाइन इंटीग्रल हमारे पास तीन तरह का होता है। सी, यहाँ पे जो आप इंटीग्रल के नीचे देख रहे हैं, ये कर्व के लिए है। फाइ डीएल। अब फाइ एक स्केलर चीज है, और आपके पास अब फाइ स्केलर से बाहर अगर ले लेते हैं, तो आंसर आपका वेक्टर में आ जाएगा। एफ डॉट डीएल। अब एफ एक वेक्टर फील्ड है, डीएल हमारे पास आपके जो लेंथ एलिमेंट है वो है, तो आपके पास इस तरह डॉट प्रोडक्ट आ रही है, तो ये आंसर आपका स्केलर में आएगा। एफ क्रॉस डीएल। अब आपके पास इस सूरत में आंसर, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर एक वेक्टर आएगा। अगर क्लोज पाथ है, क्लोज कर्व है, तब हम आमतौर पे ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इंटीग्रल के ऊपर एक दायरा सा डाल देते हैं, तो ये हमें क्लोज पाथ के लिए शो करेगा कि क्लोज कर्व है भी आपके पास। अच्छा, अब ये जो क्लोज कर्व में हम इंटीग्रल लेते हैं किसी भी क्लोज कर्व का, उसको नाम देते हैं सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड के तौर पे। बात समझ आ रही है? तो आपके पास क्लोज लाइन का जो इंटीग्रल होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास फिजिक्स में आम तौर पे ये तीनों लाइन इंटीग्रल हैं, मगर हम जब भी बहुत सारी बुक्स देखेंगे या जहां कहीं पे भी आप क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्टली मोस्टली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाला इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल ही लेके चल रहे होते हैं। जैसे आप फिजिक्स में एग्जांपल देखें, वर्क डन की एग्जांपल है, एफ डॉट डी एल है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जांपल है, ई डॉट डी एल है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है आपके पास, बी डॉट डी एल है। तो ये सारी एग्जांपल लाइन इंटीग्रल की हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक होगी बात। अब हम थोड़ा सा इसको ड्राइव देखते हैं कि कैसे हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइन इंटीग्रल ओपन कर्व के लिए, लेट्स से आर एक पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये कर्व को डिफाइन करेगा, यानी आपके पास जो दो पॉइंट्स है C1 और C2, इनको ये ज्वाइन कर रहा है। ओके। अब ये जो सी कर्व आपको दिख रही है, इस कर्व में आपको बेशुमार छोटी छोटी पैचेस नजर आ रहे हैं। आप समझेंगे बेशुमार छोटी छोटी कर्व्स हैं, और हर एक कंटिन्यूस डेरिवेटिव है, यानी डी आर बराबर है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ओके। अब इस कर्व के ऊपर, या ये कर्व कह लो एक वेक्टर फील्ड के अंदर है, तो आपके पास वेक्टर का जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये आपके पास उस सी कर्व के साथ साथ हमने इसे देखना है।
ठीक होगी बात। तो अब इसका मतलब यहाँ पे आपके ज़हन में क्या आ रहा है? ये छोटे-छोटे पैच हैं और यहाँ पे हर जगह पे वेक्टर फील्ड है। तो मुझे वेक्टर फील्ड का कौन-सा कंपोनेंट देखना है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट से क्या मुराद लोगे कि वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इस पैच के पैरेलल आ जाए। बात समझ रहे हो? तो आपके पास उसके इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रल लेंगे किसका? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग सी, जो यानी सी के साथ आ जाएगा, फ्रॉम C1 टू C2। तो आप पूरे रास्ते को छोटे-छोटे पैचेस में करते जाओगे। अब मसला क्या होगा कि C1 से C2 तक हम जा रहे हैं। यहाँ पे अगर एक वेक्टर आ गया, जैसे आपके पास इस एग्जांपल से देख लें कि आपके पाथ था C1 से C2 तक, आपको कर्व दिखाई दे रही है। तो अब आपने रास्ते को छोटे-छोटे पैचेस में तकसीम कर लिया। इस मामले में मेरे पास ए के 3 कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट। मेरे पास आर के भी 3 कंपोनेंट हैं। तो आपने एक्स वाले को ए एक्स को आर एक्स के इलोंग करके कंपोनेंट लेना है, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। ए वाई को आर वाई के वाई के कंपोनेंट के अलोंग करना है। तो आपके पास इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट बनेगी। तो आपने जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम सिंपल प्लेन की बात करते हैं, लेट से डीएल, हम एक पैच को नाम दे देते हैं, ए एक वेक्टर फील्ड है लेट से तो मुझे ए का वो कंपोनेंट लेना है जो कि इस डीएल के ऊपर आएगा, यानी दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग माय पाथ आएगा। तो बात समझ आ रही है? तो आपने इस तरीके से पूरे कर्व को छोटे 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 पैचेस में तकसीम करके हर पैच का डॉट ले लेना है। फिर क्या है, तो इस तरीके से हम उसे कहते हैं कि ये जो सारी वैल्यू को सम करेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल। तो आपके पास इंटीग्रल क्या है, यानी वो जो लिमिट्स की हुई वैल्यूज हैं, आपने उन सबको सम कर लेना है। तो आपके पास इस तरीके से यहाँ इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, अगर पाथ क्लोज होगा तो आपके पास सी इज अ क्लोज कर्व, उसी तरीके से अगेन उसके छोटे छोटे पैच बनाएंगे और सारों को आपस में एट द एंड सम कर देंगे। तो इसी तरीके से आपके पास ये हम क्लोज लाइन करके लाइन क्लोज कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल देख लेंगे। अब एक एनिमेशन आप देखें, इसमें आपको सारा समझ आ रहा होगा कि कैसे आपके पास लाइन इंटीग्रल को हम देखते हैं। अगर आप वेक्टर फील्ड में ए से बी पॉइंट तक जाएं, तो ऐसी सूरत में आप इस वेक्टर फील्ड का पूरे रास्ते पे जो कंट्रीब्यूशन है उसे जमा करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और अगर ये लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप बना रहा है तो इसे हम क्लोज पाथ इंटीग्रल कह देंगे। और ए से बी के अगर फिक्स कर दें तो ये लाइन इंटीग्रल जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो पाथ पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर नहीं करेगा, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपके पास क्लोज पाथ इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। और आपके पास दूसरी शर्त क्या होती है कि ऐसी सूरत में इररोटेशनल होगा, यानी कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जीरो आ जाएगा। ये कंसेप्ट ग्रेडियंट, स्टोक्स थ्योरम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस्तेमाल होता है। ओके जी। तो अब आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। अब ये लाइन इंटीग्रल जो वेक्टर फील्ड का मैंने लिया, दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास हम कहेंगे जिसमें पाथ इंडिपेंडेंस होती है। तो आपके पास जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एफ डॉट डी आर है, तो आपने उसमें देन डेल फाई इंटू डी आर आ जाएगा। आपने इसमें डेल फाई डी आर को डी फाई के इक्विवेलेंट कर दिया। ये ए और बी दो आपकी लिमिट्स थी। देन आपने देखा ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे मेरी स्केलर चीज डिपेंड कर रही है। ठीक होगी बात। इसी तरीके से लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड की अराउंड अ क्लोज पाथ इनसाइड द फील्ड क्या है, जीरो है। यानी आप जिस पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो आप देखोगे आपने अपने पाथ को दो पैचेस में डिवाइड कर लिया, ए से बी देन बी से ए। तो एफ डॉट डी आर तो हमने पढ़ा हुआ है डेल फाई डी आर डी फाई के बराबर है। देन आपने लिमिट्स की वैल्यू लगाई तो आंसर जीरो आ गया। अब जब ये आंसर जीरो आ गया तो इस केस में हमने कहा कि आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है ये, यानी इसे लैमिलर फील्ड का नाम भी हमने दिया हुआ है। तो आप फाई को यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन के तौर पे देखते हैं।
ओके। अब ये जो कंडीशन है जिसमें लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ में जीरो आ जाता है, ये कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन है। एक और शर्त भी होती है, वो क्या? एक कर्ल ऑफ एफ ऐसी फील्ड का जीरो होता है, यानी कि आपके पास अगर हम उस वेक्टर फील्ड का कर्ल लेंगे जवाब जीरो आ जाएगा, इररोटेशनल होगा, यानी कि वो इक्विवेलेंट ही है किस चीज के? आपके पास एफ वेक्टर और ग्रेडियंट ऑफ फाई के। तो इसका मतलब ये हुआ, कंजर्वेटिव फील्ड अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसकी दो शर्तें बताने वाले हो। एक शर्त क्या बताओगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड क्लोज पाथ में कितना होगा? जीरो होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताओगे कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी इररोटेशनल वेक्टर फील्ड होगी। ओके जी। अब हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल। अगर आप किसी सरफेस से फ्लक्स एलिमेंट देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वेक्टर फील्ड का सरफेस से कैसे गुजरती है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप उसके पैच बनाएंगे और हर पैच के परपेंडिकुलर उस फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और हर पैच के कंट्रीब्यूशन को जमा करेंगे तो दैट इज सरफेस इंटीग्रल। और अगर ये क्लोज सरफेस होती तो आपने उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल की सूरत में लेनी थी, तो दैट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल से मालूम हो जाएगा। फिर ये आपके पास इस्तेमाल होता है डाइवर्जेंस थ्योरम में, स्टोक्स थ्योरम में, गाउस लॉ में, मैक्सवेल इक्वेशन में, तो ये सारा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो सरफेस इंटीग्रल क्या है जनाब? आप सरफेस इंटीग्रल को कैसे देखोगे कि सरफेस इंटीग्रल आपके पास स्केलर फील्ड के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, वेक्टर फील्ड के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। ठीक होगी बात, अभी मैं आपको समझाऊंगा भी। तो सरफेस आपके पास एरिया कह लें, तो हम इस सरफेस को ओपन भी मानते हैं, क्लोज भी मानते हैं। तो आपके पास जैसे एक कागज है, दैट इज द, आप किसी कागज का एरिया कहें, दैट इज ओपन सरफेस। मगर जैसा आपके पास एक माचिस की डिबिया है या जैसे आपके पास एक मिठाई का डब्बा है, दैट इज अ क्लोज सरफेस। अगर आपसे उसका एरिया मांगा जाए तो दैट इज क्लोज सरफेस, और अगर सीधी कोई चीज है तो दैट इज द ओपन सरफेस आ जाएगा। तो अब चूंकि मैं एक वेक्टर एरिया इस्तेमाल करूंगा, तो आप वेक्टर एरिया कैसे लोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा मुझे उस एरिया की। जब ओपन सरफेस होगी तो एन को हम क्या ले लेंगे? टेंजेंट। और अगर क्लोज सरफेस होगी तो उस क्लोज सरफेस के बाहर मैं क्या लगाऊंगा? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल लगाऊंगा। यानी एक नॉर्मल होगा मगर उस नॉर्मल की सिमत उससे बाहर की जानिब होगी। यानी एक मिठाई का डब्बा है तो उसकी 6 साइडें हैं, तो हर साइड पे एक नॉर्मल लगा होगा जो बाहर की जानिब होगा। तो ये मुझे उस क्लोज सरफेस की डायरेक्शन बताएगा इन ईच साइड, कि हर साइड पे नॉर्मल जिस सिमत में है, इस साइड की डायरेक्शन उस तरफ है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आप सरफेस इंटीग्रल को भी तीन तरह से देख सकते हैं। फाई डॉट डी एस वेक्टर है, एफ डॉट डी एस वेक्टर है, एफ क्रॉस डी एस वेक्टर है। इसमें से भी अब तीनों को हम सरफेस इंटीग्रल मानते हैं। मगर हमारी फिजिक्स में आपके पास मोस्टली जो यूज होता है, ई डॉट डी एस आपने पढ़ा होगा, पी डॉट डी एस पढ़ा हुआ है, वी डॉट डी एस आपने पढ़ा हुआ है, कि आपके पास इस तरीके से इन सारी चीजों को हम फिजिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर सरफेस क्लोज हो तो तब इंटीग्रल के लिए इस तरह सिंबल हम लगा सकते हैं कि इंटीग्रल के ऊपर गोल दायरा डाल के और एस लिख देंगे, दैट सिंबल करेगा कि क्लोज सरफेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक होगी बात। अब आपके पास क्या जनाब, कि आप अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से एक सरफेस है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि ये एक सरफेस है, नीचे इसका ये साया बना हुआ है। तो आपके पास ये एक तरह से ओपन सरफेस है। अगर ये ओपन सरफेस है तो आपने इसकी डायरेक्शन नॉर्मल लगा के बतानी है। टेंजेंट आपने देखो मैंने इस पे लगा दिया, ठीक होगी बात। तो आपका ये टेंजेंट अब आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने ड्रा कर दिया, पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक होगी बात। अब आपको इसका मतलब इस सरफेस एरिया के इस पैच की क्या मिल रही है? डायरेक्शन। इस तरीके से इस पूरे सरफेस एरिया के छोटे 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 क्या बना लूंगा? पैच बना लूंगा। जब आप उन सारे पैच पे उस वेक्टर फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखोगे, उन सारे कंट्रीब्यूशन को आपस में ऐड करोगे, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो आपने यहाँ पे देखा
ए डॉट डी एस कि आपने वेक्टर फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखना है उस डीएस में से, तो हर पैच को तो आप वेक्टर फील्ड का एन यूनिट वेक्टर के साथ आप देखोगे कि कितने का एंगल बनता है, उससे आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। सारे पैचेस को जमा कर दोगे तो टोटल आपके पास सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा इस मामले में। तो आप इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल को शो कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक सर्कल लगा के एस भी लिख सकते हो या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों सूरतों में आपका जवाब क्या बनने वाला है, सही आने वाला है। अच्छा, अब क्या है जी, ये जो डबल इंटीग्रल लिया है मैंने सर आपके पास, तो आप इसे साया देखें, इसका ये जो नीचे साया गिरा हुआ है। अब आप इसकी मदद से भी सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू देख सकते हो। वो कैसे जनाब? अब ये जिस कोऑर्डिनेट प्लेन में है, जैसे ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, तो आप इस पे क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइंस जैसे आपने नीचे ड्रॉ की हैं, तो फिर क्या जनाब, आपने बस इसमें देखना है कि जो आपने लाइंस ड्रॉ कर रही हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करें। तो इससे आप इस तरीके से पूरे वो जो एरिया बनेगा उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो आपके पास सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार होता है इन न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए। नेक्स्ट है जनाब वेक्टर इंटीग्रल। किसी भी स्केलर फंक्शन को के लिए आप वॉल्यूम को समझ सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई एंड जी से डी एक्स डी वाई डी जी उसका आपको वॉल्यूम एलिमेंट समझा देंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल किसी वेक्टर फंक्शन का भी हो सकता है जिसमें आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट तो स्केलर ही होगा, तो आप उसके जो डायरेक्शन है वो आई जे के बाहर ले लेंगे, देन आपके पास उसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल इन सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि जो मैं वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपने इससे पहले देखा लाइन इंटीग्रल भी एक वेक्टर था, वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल भी एक वेक्टर था। अब जबकि वॉल्यूम एलिमेंट आपके पास स्केलर है, तो आप अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है तो सिंपल dx dy और dz करेंगे तो आपको वॉल्यूम एलिमेंट हासिल हो जाएगा। तो मैं किसी भी वॉल्यूम के अंदर वेक्टर फील्ड का कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूं कि भाई एक वेक्टर फील्ड को एक वॉल्यूम के अंदर से मैंने मेजर करना है। ओके, अब इस जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इसमें स्केलर फील्ड भी हम मेजर कर सकते हैं, वेक्टर फील्ड भी मेजर कर सकते हैं। जैसे फाई डॉट डीवी है, तो आपके पास फाई स्केलर है तो इंटीग्रल भी स्केलर आ जाएगा, एफ वेक्टर है तो एफ आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अगर क्लोज सरफेस हम किसी एक वॉल्यूम के गिर्द एक क्लोज सरफेस डाल देते हैं तो आप इसको ट्रिपल इंटीग्रल वी से भी जाहिर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने तीन इंटीग्रल के नीचे वी डाल दिया, अकेले से भी कर सकते हैं, कोई दोनों मामला दोनों ये सही माना जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे स्केलर फील्ड के साथ हम वॉल्यूम इंटीग्रल देखते हैं। लेट्स से अगर एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो हम जानते हैं मास ऑफ क्यूबाइड कैसे निकलेगा, देन आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। मगर अगर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे पूरी बॉडी के छोटे छोटे क्या बनाने पड़ेंगे, पैच बनाने पड़ेंगे। और वो इतने छोटे पैच ताकि हमें क्या हासिल हो सके, यूनिफॉर्म डेंसिटी हासिल हो सके। तो वो आप जो इंतहाई छोटे छोटे पैच लोगे डी एक्स डी वाई और डी जेड, तो आपके पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा उस छोटे से क्यूब का। और डेंसिटी चूंकि यूनिफॉर्म आपने उस हिस्से में कर ली हुई है, तो इस तरीके से हम वॉल्यूम इंटीग्रल वो पूरी बॉडी के छोटे छोटे पैच करके हर जगह पे मैस ऑफ क्यूबाइड हर पैच का निकालेंगे, एट द एंड सारे मैसेज को आपस में सम करके पूरी बॉडी का मैस ऑफ क्यूबाइड निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे वेक्टर फील्ड का अगर हमने वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, जैसे एक वेक्टर फील्ड है आपके पास, आप वेक्टर फील्ड इंटू डी वी वॉल्यूम एलिमेंट लेते हो, तो आपने वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट के साथ डीवी का इंटीग्रल ले लेना है, वाई के साथ ले लेना है, जी के साथ ले लेना है, और आई जे के को हम बाहर ले लेंगे। आई जे के को बाहर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, आई की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसलिए ये कदरे आपके पास आसान बन जाता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास तीन एक तरह से डेफिनेशन थी। लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट भी आपने देखा, सरफेस इंटीग्रल का कंसेप्ट भी देखा, और वॉल्यूम इंटीग्रल का कंसेप्ट भी देखा। अब आगे हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम आएंगे, जिसमें ये तीनों इंटीग्रल्स का जिक्र आएगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।